जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का रखा संग बुनियाद। प्रोग्राम में मॉरिशस के वजीर आजम और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल भी रहे मौजूद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा जिला के देवदर में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर करदा डेयरी कॉम्प्लेक्स का कौम को किया वक्फ। अहाते में बनाए गए आलू प्रोसेसिंग प्लांट का भी किया इफ्तिताह। वजीर आजम ने कहा, बनास डेयरी किसानों की आमदनी बढ़ाने और गांव की मईशत को मजबूत करने में करेगी मदद। बनास डेयरी ताउन की है बराह रास्त मिसाल जो खुद कफील भारत मुहिम को देगी तक़वियत। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मशरक़ी पाकिस्तान से आए बेघर हिंदू खानदानों को दिया तोहफा। तकरीबन 52 साल कब्ल गए इन खानदानों की बहाली स्कीम के तहत रिहायशी और ज़रई अराजी के दस्तावेजात किए उनके हवाले। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की नई काबीना में 34 नए वुज़रा ने लिया हलफ। सदर अलवी ने वजीर आजम के बाद वुज़रा की हलफ बर्दारी से खुद को रखा दूर। रूस ने यूक्रेन पर हमले कर दिए तेज। LVIV पर मिसाइल हमले में 7 अफराद हलाक। रूसी वजारत दिफा का LVIV में रखे गए गैर मुल्की हथियारों की बड़ी तादाद को तबाह करने का दावा। IPL पर भी कोरोना का खतरा। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी मिशेल मार्श और मुआविन अमले के 2 अरकान की कोविड पॉजिटिव आई रिपोर्ट। पूरी टीम को होटल में रुकने की हिदायत। बुध को पंजाब किंग्स और दिल्ली के मैच पर भी छाए गैर यकीनी के बादल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं जामनगर, जहां WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने संग बुनियाद रखा है और इस वक्त खिताब कर रहे हैं। हमारा जीवन में क्या महत्व है, ये हमने कोविड पैंडेमिक के इस दौर में अनुभव किया है। इसलिए विश्व को आज हेल्थ केयर डिलीवरी के नए आयाम की तलाश है। मुझे खुशी है कि इस साल के अवर प्लेनेट अवर हेल्थ ये नारा देकर WHO ने भारत का वन अर्थ वन हेल्थ इस विजन को आगे बढ़ाया है। साथियों, हमारे यहां हजारों साल पहले रचित अथर्ववेद में कहा गया है, जीवेम शरदः शतम, यानी 100 वर्ष तक जिए। हमारी परंपरा में 100 वर्ष की आयु की कामना बहुत सहज रही है, क्योंकि तब 100 वर्ष की आयु प्राप्त करना अचंभित नहीं करता था। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की होती थी। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये लाइफ की एक होलिस्टिक साइंस है। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि आयुर्वेद में हीलिंग और ट्रीटमेंट के अलावा सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हैप्पीनेस, एनवायरमेंटल हेल्थ, करुणा, सहानुभूति, संवेदनशीलता और उत्पादकता सब कुछ इस अमृत कलश में शामिल है। इसलिए हमारे आयुर्वेद को जीवन के ज्ञान के रूप में समझा जाता है और हमारे यहां
जितनी प्रतिष्ठा 4 वेदों की है, वैसे ही आयुर्वेद को 5वां वेद कहा जाता है। साथियों, आज आधुनिक दुनिया की जो लाइफस्टाइल है, जो नई नई बीमारियां हम देख रहे हैं, उससे पार पाने के लिए हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अच्छी हेल्थ का एक सीधा संबंध बैलेंस डाइट से है। हमारे पूर्वज यह मानते थे कि किसी भी रोग का आधा उपचार बैलेंस डाइट में छिपा होता है। हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां इन जानकारियों से भरी हुई है कि किस मौसम में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और इन जानकारियों का आधार सैकड़ों वर्षों का अनुभव है, सैकड़ों वर्षों के अनुभव का संकलन है। जैसे हमारे यहां भारत में एक समय था जब विशेष रूप से मोटे अनाज मिलेट्स के उपयोग पर हमारे बुजुर्ग बहुत बल देते थे। समय के साथ हमने इसका उपयोग कम होते भी देखा और आजकल फिर से मिलेट्स की चर्चा बढ़ते हुए देख रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि मिलेट्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत का प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस ने स्वीकार किया है। वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित करना मानवता के लिए बहुत हितकारी कदम है। एक्सेलेंसीज, अभी कुछ समय पहले भारत में जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन शुरू हुआ है, उसमें भी हमारी प्राचीन और पारंपरिक विद्या को ध्यान में रखा गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी हमने आयुष प्रणाली का व्यापक रूप से उपयोग किया। आयुष काढ़ा, इस नाम से आयुर्वेद आधारित काढ़ा खूब प्रचलित हुआ। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी फॉर्मुलेशंस की ग्लोबली भी बहुत डिमांड देखने को मिल रही है। दुनिया के अनेक देश आज पैंडेमिक से बचाव के लिए ट्रेडिशनल हर्बल सिस्टम के उपयोग पर बल दे रहे हैं। साथियों, आयुर्वेद और इंटीग्रेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में भारत के जो अनुभव है, उनको दुनिया के साथ साझा करना भारत अपना दायित्व समझता है। डायबिटीज, ओबेसिटी, डिप्रेशन जैसी अनेक बीमारियों से लड़ने में भारत की योग परंपरा दुनिया के बहुत काम आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से योग प्रचलित हो रहा है और दुनिया भर में लोगों को मानसिक तनाव कम करने में, मन, शरीर, चेतना में संतुलन कायम करने में योग मदद कर रहा है। योग के दायरे का विस्तार करने में भी ये नया संस्थान अहम भूमिका निभाए, ये बहुत आवश्यक है। एक्सेलेंसी, आज इस अवसर पर मैं इस ग्लोबल सेंटर के लिए 5 लक्ष्य भी रखना चाहता हूं। पहला लक्ष्य टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ट्रेडिशनल विद्याओं के संकलन का है, उनका डेटाबेस बनाने का है। अलग अलग देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन की अलग अलग परंपराएं रही हैं। इस केंद्र में इन परंपराओं का संकलन करते हुए एक वैश्विक संग्रह यानी रिपोजिटरी बनानी चाहिए। ये केंद्र इन परंपराओं के जानकारों, मूल पद्धतियों के स्रोतों का अध्ययन करके भी
उनका एक संकलन कर सकते हैं। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है ताकि अलग अलग देशों में मौजूद पारंपरिक चिकित्सा की महत्वपूर्ण जानकारी आने वाली पीढ़ियों को मदद करती है। साथियों, जीसीटीएम को पारंपरिक औषधियों की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी बनाने चाहिए। ये आपकी संस्था का दूसरा लक्ष्य हो सकता है। इससे हर देश में लोगों का भरोसा इन औषधियों पर और बढ़ेगा। हम देखते हैं कि भारत की कई पारंपरिक दवाइयां विदेशियों को भी बहुत प्रभावी लगती है, लेकिन वैश्विक स्टैंडर्ड न होने की वजह से उनका नियमित व्यापार सीमित रहता है। इसलिए उनकी उपलब्धता अभी कम रहती है। मुझे लगता है कि कई दूसरे देशों को भी इसी तरह की मुश्किल आती होगी। इस ग्लोबल सेंटर को इसके समाधान के लिए भी काम करना चाहिए। WHO ने भी हाल में आयुर्वेद, पंचकर्म और यूनानी के लिए बेंचमार्क डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। इसका विस्तार किया जाना भी जरूरी है। साथियों, जीसीटीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जहां विश्व की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के एक्सपर्ट्स एक साथ आए, एक साथ जुटे, अपने अनुभव साझा करें। इन प्रयासों को एक ग्लोबल सेंटर अपना तीसरा लक्ष्य बना सकता है। क्या ये संस्थान एक सालाना समारोह कर सकता है? कोई एनुअल ट्रेडिशनल मेडिसिन फेस्टिवल कर सकता है जिसमें दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों के एक्सपर्ट्स चिंतन करें, अपनी पद्धतियों को साझा करें। साथियों, मैं समझता हूं इस सेंटर का चौथा लक्ष्य रिसर्च में निवेश से जुड़ा होना चाहिए। जीसीटीएम को ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में रिसर्च के लिए फंडिंग को मोबिलाइज करना चाहिए। हम देखते हैं कि आधुनिक फार्मा कंपनियों के लिए रिसर्च क्षेत्र में अरबों खरबों डॉलर्स उपलब्ध रहते हैं। हमें उसी तरह के रिसोर्सेज ट्रेडिशनल मेडिसिन में रिसर्च के लिए भी तैयार करने चाहिए। पांचवा लक्ष्य ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से जुड़ा है। क्या जीसीटीएम कुछ स्पेसिफिक बीमारियों के लिए होलिस्टिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल विकसित कर सकता है जिसमें मरीज को मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेडिसिन दोनों का फायदा मिले? अपने हेल्थ केयर सिस्टम में इन प्राचीन विद्यालयों के इफेक्टिव इंटीग्रेशन से अनेक बीमारियों से लड़ने में मदद मिल सकती है। साथियों, हम भारतीय वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे संतु निरामय इस भावना से जीने वाले लोग हैं। पूरी दुनिया एक ही परिवार है और ये पूरा परिवार हमेशा निरोगी रहे, ये हमारा दर्शन रहा है। आज WHO जीसीटीएम की स्थापना से भारत की ये परंपरा और समृद्ध हो रही है। WHO का यह केंद्र विश्व भर में लोगों का स्वास्थ्य बेहतर बनाएगा। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं अब दोनों ही मेहमानों का समय निकालने के लिए, इस समारोह को ऊंचाई देने के लिए, इसका महात्म्य बढ़ाने के लिए हृदय से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके उत्साहवर्धक और ज्ञानवर्धक संदेश के लिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त जामनगर में ख़िताब कर रहे थे और बता रहे थे कि भारत का जो तरीक़ा इलाज है वो हमारी तहज़ीब का हिस्सा रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि आयुर्वेद को ज़िंदगी का एक वेद बताया। लाइफ स्टाइल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा जो ट्रेडिशनल तरीक़ा इलाज है वो सबसे बेहतर है, क्योंकि यही हमें जानकारी देता है कि हमें किस तरह से जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसे बदल कर एक पुराना जो तरीक़ा इलाज है, जो ज़िंदगी का तरीक़ा था, उसको हमें अपनाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आयुर्वेद और यूनानी के लिए कि पूरी दुनिया इस तरीक़ा इलाज पर जोर दे रही है। कई बीमारियों से लड़ने में जो भारत का योग रहा है वो मददगार रहा है। और ये जो इदारा आज कायम किया गया है, ये भी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं या जितने भी यूनानी दवा के एक्सपर्ट्स हैं वो सब शामिल होकर इन दवाओं को और ये जो ट्रेडिशनल एक तरीक़ा इलाज है उसमें उनको ये है कि फ़रोग़ देना चाहिए। फ़िलहाल आइए अब अगली खबर की ओर बढ़ जाते हैं। आलमी सेहत तंजीम की जनूब मशरक़ी एशिया खित्ते की रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने कहा कि जामनगर में ग्लोबल सेंटर एक बेहतरीन मरकज़ होगा जो सबूत और तहक़ीक़ के इस्तेमाल को फ़रोग़ देगा। जामनगर में बनने वाले केंद्र के माध्यम से ट्रेडिशनल मेडिसिन को मॉडर्न साइंस से जोड़ने में मदद मिलेगी। ये सेंटर ट्रेडिशनल मेडिसिन के सेफ और इफ़ेक्टिव होने का एविडेंस और डेटा उपलब्ध कराएगा। इससे ट्रेडिशनल मेडिसिन को नेशनल हेल्थ सिस्टम से जोड़ा जा सकेगा, जिससे कि हर उम्र के लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन का पूरा फ़ायदा उठा सकेंगे। आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस और तंजीम की जनूब मशरक़ी एशिया खित्ते के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने आज मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया के साथ दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का दौरा किया। WHO के डायरेक्टर जनरल आज गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की इफ्तिताही तकरीब में शामिल हुए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के अपने दौरे पर आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि जामनगर में कायम होने वाला ये मरकज़ अपनी तरह का पहला मरकज़ है जो पूरी दुनिया को रिवायती तरीक़ा इलाज में सरमायाकारी करने में मदद करेगा। और वज़ीर आज़म ने जामनगर से कबल गुजरात के बनासकांठा ज़िले के देवदर में नए डेयरी कॉम्प्लेक्स और आलू प्रोसेसिंग प्लांट को कौम के नाम वक्फ करने के मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर मेरी खुशी कई गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि ये हमारी रिवायती ताकत के साथ मुस्तक़बिल की तामीर की बेहतरीन मिसाल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बनास डेयरी ने यह भी साबित किया है कि मुकामी किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए दीगर वसाइल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बनास डेयरी संकुल के लोकार्पण का कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मेरी खुशी अनेक गुना बढ़ गई है। आज यहां जो भी लोकार्पण और शिलान्यास किए गए हैं वो हमारी पारंपरिक ताकत के से भविष्य के निर्माण के उत्तम उदाहरण है। बनास डेयरी संकुल, चीज और वे प्लांट, ये सभी तो डेयरी सेक्टर के विस्तार से अहम है ही। बनास डेयरी ने ये भी सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बनासकांठा जैसे कम बारिश वाले ज़िले की ताकत कांकड़े गाय, महसानी भैंस और यहाँ के आलू से कैसे किसानों की किस्मत बदल सकती है, ये मॉडल आज बनासकांठा में हम देख सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने हमेशा हज़ारों किसानों को इजाफी आमदनी से जोड़ने पर जोर दिया है, जैसे बनास डेयरी ने बहुत संजीदगी से अपनाया है। गांधीनगर में वाक़े विद्या समीक्षा मरकज़ के बारे में वज़ीर आज़म ने कहा कि मरकज़ मसनूई ज़हानत, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिसिस जैसी जदीद सहूलियात से लैस है। मरकज़ हर साल 500 करोड़ डेटा सेट्स का तजुर्बा करता है। और दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में तशद्दुद से मुतासिरा इलाके में पुलिस दस्ते की बड़ी तादाद
तैनात कर दी गई है। पुलिस की टीम रात भर गश्त करती रही। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने ड्रोन के जरिए रात में भी आसमान से निगरानी जारी रखी। दिल्ली पुलिस जामा मस्जिद और हौस काजी के इलाकों की हिफाजत के लिए ड्रोन के जरिए निगरानी कर रही है। हफ्ते को जहांगीरपुरी इलाके में पथराव और आतिशजनी के मामले में अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस तशद्दुद में मुलविस 2 नाबालिग को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दूसरी तरफ तशद्दुदज़दा इलाके में पुलिस की तैनाती के साथ मरकजी वजारत दाखिला ने CRPF और RAF की 5 और कंपनियां भी भेजी हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और NCR के शहरों में फेस मास्क को लाजमी करार दिया गया है। गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए मास्क पहनना जरूरी हो गया है। गाजियाबाद के DM ने अपनी सतह पर हुक्म दिया है कि जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उन पर 500 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अभी तक दिल्ली में मास्क को लाजमी करार देने का फैसला नहीं किया गया है, लेकिन बुध को DDMA की मीटिंग में कोई फैसला होने की तवक्को की जा रही है। जबकि गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट सुहास अलवाई ने कहा कि जिले में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है, लेकिन इसकी मुसलसल निगरानी की जा रही है। हुकूमत ने वक्त रहते उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात पर काबू पाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए हैं। इंतज़ामिया ने अवामी मकामात पर हर एक के लिए मास्क लाज़मी करार दिया है। साथ ही हुकूमत ने अवाम से इंतज़ामिया की हिदायत पर अमल करने की अपील भी की है। एक ख़त में हुकूमत ने मुलाजमीन के लिए खुसूसी छुट्टी मंजूर करने की हिदायत जारी की। सरकारी ख़त में लिखा गया है कि कोविड से मुतासिरा मुलाजमीन को ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह की छुट्टी मंजूर की जाए। बिहार सरकार ने रियासत के 18 से 59 साल की उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीन की एहतियाती खुराक मुफ्त फराहम करने का फैसला किया है। ये फैसला वजीर आला नीतीश कुमार की सदारत में काबीना की मीटिंग में किया गया। वजीर सेहत मंगल पांडे ने कहा कि इस फैसले से रियासत के तकरीबन 5 करोड़ 25 लाख लोगों को फायदा होगा। रियासती सरकार ने मुफ्त कोविड वैक्सीनेशन के लिए 1314 करोड़ की रकम मंजूर की है। और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की नई काबीना में आज 34 नए वुज़रा ने हलफ उठा लिया। काबीना में 30 वफाकी वुज़रा और 4 वुज़राए मुमलिकत को शामिल किया गया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजीर आजम की हलफ बर्दारी के बाद खुद को अलग कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान सीनेट के सदर सादिक संजरानी ने नए वुज़रा को हलफ दिलाया। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीर की शब नई काबीना के नामों का ऐलान किया और मंगल को हलफ बर्दारी का ऐलान किया था। काबीना में 30 वफाकी वुज़रा को शामिल किया गया है। मगरबी यूक्रेन के शहर LVIV पर रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 7 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। इलाकाई गवर्नर मैक्सिकम कोजिस्की ने बताया कि फौजी अड्डों और एक कार के टायर बदलने की दुकान पर 3 मिसाइल हमले हुए। मिसाइल भी गिरे और आग पर काबू पाने के लिए इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। दरी असना रूसी वजारत दिफा ने यूक्रेन के शहर लूफेफ ने करीब फौज के एक लॉजिस्टिक मरकज़ पर फ़िज़ाई हमले की तस्दीक की है। वजारत दिफा ने कहा कि रूसी फ़ौज ने लोएफ में रखे गए गैर मुल्की हथियारों की बड़ी तादाद को तबाह कर दिया है। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान एगोर कोनाशिनकोफ ने कहा कि रूसी फ़ौज ने यूक्रेन के शहर दम्पेरो में एक मरम्मती मरकज़ को भी तबाह कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी सरबराह मार्टिन ने कहा कि यूक्रेन में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी अभी तक नाफिज नहीं है, लेकिन आइंदा चंद हफ्तों में ये मुमकिन हो सकता है। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी सरबराह मार्टिन ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कही। वो यूक्रेन में मुकामी जंगबंदी का बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मायूस शहरियों को शौर्य ज़दा इलाकों से निकाला जा सके और इमदाद फराहम की जा सके। आलमी मालियाती मरकज़ शंघाई ने अभी भी लॉकडाउन के इलाकों से बाहर कोविड-19 के मजीद फैलाव को रोकने का निशाना रखा है। पीर को लोग एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में जमा हुए ताकि कोविड-19 का टेस्ट करवाया जा सके। इससे शहर में लॉकडाउन को ख़त्म करने और लोगों की आम जिंदगी मामूल पर लाने में मदद मिलेगी। कोविड की वजह से लोगों में काफ़ी मायूसी है। जनूबी अफ्रीका में तूफानी बारिशों के एक हफ्ते के बाद सैलाब ज़दा इलाकों में फौजियों को तैनात किया गया है। जनूबी अफ्रीका के नेशनल डिफेंस फोर्स ने कहा कि कोज़ालू निटल सूबे में सैलाब के बाद सफाई, सेहत की देखभाल और नकलो हमल की सहूलियात फराहम करने के लिए 10,000 फौजी तैनात किए गए हैं।
क्वाज़ुलु नटल में ही सैलाब से 440 अफराद हलाक और दर्जनों लापता हो गए। इस सैलाब से हजारों अफराद बेघर हो गए। वहां बिजली का मसला था और लोगों को पानी की किल्लत का सामना था। अफ्रीका के मसरूफ तरीन शहर डरबन में भी ऑपरेशन मुतासर हुआ है। और आईपीएल का ये सीजन भी कोरोना की जद में है। दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर मिशेल मार्श और दिल्ली के मुआविन अमले के 2 अरकान की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मिशेल मार्श के अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। दिल्ली कैपिटल्स की मेडिकल टीम मार्श की हालत पर गहरी नजर रखे हुए है। यह अभी तक वाज़ेह नहीं है कि दिल्ली का पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच बुध को होगा या नहीं, क्योंकि पूरी टीम को दिन भर अपने कमरों में रहने को कहा गया था। आज से मंगोलिया में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आगाज हो रहा है। दौलत मुश्तरका खेलों और एशियाई खेलों में पहले भारतीय पहलवानों के लिए अपनी हुनर और तकनीक को बेहतर करने का ये एक शानदार मौका होगा। फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन जुमरों में मर्द टीम के 20 पहलवान और खातून टीम की 10 पहलवान इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। टोक्यो 2020 तमगा याफ्ता रवि दहिया और बजरंग पुनिया भी मंगोलिया में मुकाबला करेंगे। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।